हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका युवराज धार्मिक और ये हमारा 17वां लेक्चर है जो कि हमारी सीरीज चल रही थी रूरल सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो 17वें लेक्चर में हमारा साइकोलॉजी वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। तो इसका नाम है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी एंड शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम इसके अर्थ, क्षेत्र यानी स्कोप और महत्व को देखने वाले हैं। डिफिनेशन वगैरह तो जाहिर सी बात है, मैं हमेशा वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जो डिफिनेशन होती है उन्हें ऐड ही कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, बात करते हैं मनोविज्ञान के परिचय की कि मनोविज्ञान क्या है। शैक्षिक मनोविज्ञान को समझने से पहले हमें मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी से पहले हमें साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। तो जो हमें सबसे पहला सवाल आ जाता है कि साइकोलॉजी के जनक कौन है, यानी इसके फादर कौन है। तो जो साइकोलॉजी के जनक हैं वो हैं सिगमंड फ्रायड। अब जो इन्होंने, ये तो हैं फादर, ठीक है। और साइकोलॉजी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है और किस भाषा से है। तो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जो पहला शब्द है साइकी, जिसका मतलब आत्मा होता है, ओके। दूसरा शब्द है लॉगस, जिसका मतलब विज्ञान या तो अध्ययन होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि जिन शब्दों में कल्चर लगा होता है वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, और जिन शब्दों के लास्ट में लॉजी लगा होता है वो किस भाषा के शब्द होते हैं, तो वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। हमें इसी से पता चल जाएगा कि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। अब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं कि साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ यानी कि मीनिंग क्या होती है। तो अतः इसका शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सोल या फिर सोल, साइंस ऑफ सोल, ठीक है। ये चीज़ें साइकोलॉजी का मतलब होती हैं। हिंदी में बात करें तो हम आत्मा का विज्ञान कह सकते हैं, फिर आत्मा का अध्ययन कह सकते हैं। मनोविज्ञान की परिभाषाओं की अब बात करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि हम परिभाषाएं उन्हीं को वही लगाते हैं जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई होती हैं, ठीक है, जिससे आपके नंबर बढ़ जाएं एग्जाम्स में। जब आप किसी वैज्ञानिक का नाम लिखकर उसकी परिभाषा लिखते हैं ना, तो इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है आपके एग्जामिनर पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा साइंटिस्ट द्वारा दी गई डिफिनेशन लाता। तो आप प्लीज़ ये चीज़ मेरी फॉलो करिएगा कि डिफिनेशन जब लिखें तो साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिएगा। तो डेनियल की बात करते हैं। तो डेनियल ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान एक व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। देखिए, डेनियल कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका व्यवहार किस प्रकार का है और उसी व्यवहार का अध्ययन ही हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो डेनियल ने कहा कि मनुष्य का जो व्यवहार है उसी का अध्ययन मनोविज्ञान है। उसके बाद गिलफोर्ड ने क्या परिभाषा दी, तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक जीव के मानसिक क्रियाकलापों का विज्ञान है, ठीक है। गिलफोर्ड इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है ये कोई जीव अपने मानसिक यानी बौद्धिक स्तर से यानी बुद्धि से किस प्रकार के क्रियाकलाप करता है, ठीक है, उसका अध्ययन हम क्या कहेंगे, मनोविज्ञान कहेंगे। उसके बाद मूर्ति जो कि वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो किसी जीव के वातावरण के प्रति उसकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। मुझे यह डिफिनेशन तो अपेक्षाकृत ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी व्यवहार की बात कर रहे हैं या फिर मानसिक क्रियाकलापों की बात कर रहे हैं तो हम किसी वातावरण के सापेक्ष ही तो बात करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करता है या फिर किस प्रकार के क्रियाकलाप कर रहा है, किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहा है। यही तो है हमारी अंततः मनोविज्ञान की स्थिति, जो किसी की मानसिक स्थिति को संदर्भित करेगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं होती है किसी वातावरण में किसी मनुष्य की, उसी का अध्ययन हम मनोविज्ञान में करते हैं। अन्य परिभाषाओं की बात करें तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और अनुकूलन का विज्ञान है, ये लिखी हुई हैं। अब आगे हम बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को एक कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि इससे रीच बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं इतने सालों से मैं आपके लिए लेक्चर ला रहा हूँ, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, हमें भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। और स्टूडेंट हैं
+8+ CGPA मेंटेन करना होता है और लेक्चर रिकॉर्ड करना आपके लिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें एक साथ करना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मेरी आप भी स्टूडेंट हैं, समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्या झेलनी पड़ती हैं, तो मुझे भी वही समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। तो क्रो एंड क्रोनिक के द्वारा दी गई परिभाषा की बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति के सीखने के अनुभवों और उसके जन्म से वृद्धावस्था तक उसकी शैक्षणिक प्रगति का वर्णन और व्याख्या करती है। देखिए, इन्होंने बताया कि यह एक मनोविज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। और साथ में इन्होंने बताया जो मनुष्य मृत्यु से जन्म से लेकर मृत्यु जो सीखता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसका अध्ययन ही और या फिर उसका वर्णन करना ही मनोविज्ञान कहलाता, शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाता है। उसके बाद प्रो की बात कर लें। प्रो ने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित है। देखिए, इन्होंने कहा कि शैक्षिक परिस्थितियों में जो मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल होते हैं उनका संबंध ही मनोविज्ञान शैक्षिक मनोविज्ञान है। इसके बाद आते हैं स्कीनर की बात करें तो यह मनोवैज्ञानिक विज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सिखाने से संबंधित है। देखिए, इन्होंने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान जैसे शब्द से पता चल रहा है कि यह किससे संबंधित होगी, शिक्षा से यानी टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि जो व्यक्ति सिखा रहा है, ठीक है, और जो व्यक्ति सीख रहा है उससे संबंधित होगी। यानी कि यह किससे संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है और सीखने से संबंधित शाखा है मनोविज्ञान की। उसके बाद आते हैं वुल्फ आते हैं। इन्होंने 1995 में अपनी परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक अनुशासन है। इन्होंने कोई शाखा नहीं कहा, सीधा इन्होंने अनुशासन कहा, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित है तथा मनोविज्ञान के सिद्धांतों और विधियों को लागू करता है। देखिए, इन्होंने बताया कि ये एक तो अनुशासन है, दूसरा बताया ये अनुशासन लागू कहाँ होता है, तो अनुशासन इन्होंने बताया सीखने की जो प्रक्रियाएं होती हैं और पहले तो शिक्षण की प्रक्रियाएं और जो दूसरी जो सीखने की प्रक्रियाएं होती है वहां लागू होता है, ठीक है। और उन प्रक्रियाओं में ये मनोविज्ञान के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो सिद्धांत हैं, उन्हें लागू करता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके या फिर सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सके। आगे बात करेंगे हम कि मनोवैज्ञानिक ट्रेड्स यानी कि मनोवैज्ञानिक गुण या फिर साइकोलॉजिकल ट्रेड्स क्या होते हैं। देखिए, ट्रेड्स यानी लक्षण क्या होते हैं, जो व्यक्ति को दर्शाता है वही लक्षण होते हैं। तो हम अगर ये कहें कि कोई व्यक्ति जो मानसिक लक्षणों को दर्शाता है या व्यवहार के जो समूह है उसका वही उस ट्रेड है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये गलत नहीं होगा। तो ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो उसका समूह है वही उसके ट्रेड्स हैं। इसमें लिखा क्या है वो पढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण एक निश्चित प्रकार की व्यवहार शैली या कुछ संबंधित व्यवहारों का समूह होता है, जैसे कि बुद्धिमत्ता। ये एग्जाम्पल दिया गया। अब बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखते हैं हम एक एक करके। पहला उद्देश्य जो हमारा देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि छात्रों को ऐसी जानकारी और समझ प्रदान करना जिससे वे शिक्षण की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। देखिए, हम क्या चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों सरलता से सीख जाएं, तो हम उन्हें ऐसी जानकारी और समझ विकसित करते हैं जिससे वो जो सिखा रहे हैं वो सरलता से सीख जाएं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है शिक्षार्थियों के जीवन को समृद्ध बनाना। अब समृद्ध शब्द अपने आप में ही पूर्ण है, ठीक है, पूर्ण शब्द है समृद्ध बनाना, यानी उन्हें वो सभी चीजें सिखा देना जिससे उनका जीवन कुशल हो सके। नंबर तीसरा जो पॉइंट है वो है समूह व्यवहार, पर्यावरणीय समायोजन और पर्यावरण सुधार का अध्ययन करना। ये सब चीजें इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि
कृषि विस्तार में शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। स्कोप क्या है भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी का इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में? इसकी बात करें तो हम पहला स्कोप जो आता है वो है कि शिक्षार्थी की प्रकृति और विशेषताओं की पहचान करता है। अब शिक्षार्थी जो सीखने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, एम्बिवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है। जिस प्रवृत्ति का होगा उस प्रकार से उसकी क्षमताएं होंगी, ठीक है, उस प्रकार की उसकी विशेषताएं होंगी। अगर इंट्रोवर्ट व्यक्ति है, ठीक है, तो वो कम बोलता होगा, कई बार उसे डाउट होगा तब भी आपसे नहीं पूछेगा। इसलिए अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि उसका जो विद्यार्थी है उसकी प्रवृत्ति कैसी है। सीखने की प्रक्रिया की प्रवृत्ति को समझना। अब जैसा मैंने बताया कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है, अब प्रवृत्ति किस पर निर्भर होगी, किस सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो किस पर निर्भर होगी, तो प्रवृत्ति पर ही निर्भर होगी कि वो किस प्रकार से किस चीज को सीख सकता है। उसके बाद शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के सिद्धांतों का अध्ययन करना। देखिए जो सीखने के तरीके होते हैं या फिर सिखाने के तरीके होते हैं उनकी तरीकों का अध्ययन करना भी इसमें ही आ जाता है। उसके बाद आता है मानव वृद्धि और विकास को समझना। अब मनुष्य की वृद्धि किस प्रकार हो रही है और उसका विकास किस प्रकार से हो रहा है ये समझना। अब विकास का से यहाँ पर शारीरिक विकास से नहीं है, यहाँ पर हम अगर शारीरिक विकास की भी बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि इस आयु में इस बालक की मानसिक स्थिति कैसी है, इसका इंटेलिजेंस लेवल किस प्रकार का है, ये बात करेंगे हम इसमें। हम शिक्षण में उपयोग की जाने वाली तकनीकों का अध्ययन। देखिए ये जो मनोवैज्ञानिक एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये यंत्रों से या फिर तकनीकों से किस प्रकार से संबंधित है, इसकी बात यहाँ क्यों हो रही है? इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप मुझे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक फोन से पढ़ा रहा हूँ, एक स्टाइलस पेन मेरे हाथ में, ठीक है। अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने हाथ भी साथ में चला रहा हूँ जो आपको दिख नहीं रहा है, और मेरे चेहरे पर कुछ भाव हैं और मैं कुछ शब्दों को रोक के बोल रहा हूँ और कुछ शब्दों को तेजी से बोल रहा हूँ, कुछ शब्दों पर बहुत तेजी से बल दे रहा हूँ जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप अगर यही चीज जो देख नहीं पा रहे हैं तो इसे कम अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। यही विपरीत मैं स्मार्ट बोर्ड पर कैमरे के सामने पढ़ा रहा होता तो आप मेरे भावों को और अधिक अच्छे से समझ पाते और अधिक अच्छे से समझने में कैपेबल होंगे उन पॉइंट्स को जिन पर मैं अधिक बल दे रहा होता। आप मेरे हाथों के एक्शंस को देख पाते, जिससे यानी कि जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है उसे भी आप फील कर पाते, आप उसे अच्छे समझ पाते। इस प्रकार तकनीक भी महत्वपूर्ण होती है कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार की तकनीक प्रयोग की जा रही है, ठीक है। उसके बाद बात आता है कि मनोवैज्ञानिक विशेषताओं की पहचान, विशेषताओं का विकास और समायोजन। अब जो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं उनका छात्रों में विकास किया जाता है और उनका समायोजन यानी ऐसी बहुत सी चीजें का समायोजन उस छात्र के अंदर किया जाता है। मनोवैज्ञानिक गुणों का वैज्ञानिक मापन और मूल्यांकन। वैज्ञानिक मापन, अब कोई ट्रेड है जैसे इंटेलिजेंस की बात करें तो इसका हम मापते हैं हम कि किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस कितने प्रतिशत है, ठीक है, और उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या वो व्यक्ति किस परिस्थिति में सही निर्णय ले पाता है, तो इस हिसाब से उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी किस स्थिति में वो किस प्रकार का निर्णय लेता है। इसके बाद हम बात करें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शिक्षा में महत्व देना, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शिक्षा को महत्व देना। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण में शिक्षा को कम महत्व क्या है, तो जाहिर सी बात है अगर शिक्षा में इसका महत्व नहीं देंगे कि तो अपने विद्यार्थी की बातों को सही समझ नहीं पाएंगे, उस चीज़ों को सही से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कि सीखने की दर और सीमाओं में व्यक्तिगत अंतर का शिक्षण महत्व। देखिए जो सीखने की दर होती है तो जो हमारे विद्यार्थी होते हैं उनकी सीखने की दर अलग अलग होती है। आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो आपको किसको ये होगा जो आप एक ही बार में सीख जाएगा, या और कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई छात्र होगा जो दूसरी बार में समझेगा, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही समझ में, क्योंकि ये तरीके पर भी निर्भर करता है
कि सीखने की दर सिखाने वाले के तरीके पर भी निर्भर करती है कि नहीं करती? बिल्कुल करती है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा सिखा रहा है। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही बार में समझ में आए, लेकिन ये पूरी तरह मुझ पर ही नहीं निर्भर करती, आप पर भी निर्भर करती है कि आपका ध्यान कैसा है। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या आप यहीं पर आपका ध्यान है? साथ में खाना तो नहीं खा रहे, साथ में आपका ध्यान अपने मित्रों पर तो नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इस चीज़ों पर भी निर्भर करती है। और व्यक्ति की व्यक्तिगत सीमाएं कैसी हैं, इंटेलिजेंस सीमाएं कैसी हैं, इन चीज का जो अंतर होता है उस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम बात करें कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले आंतरिक परिवर्तन। देखिए, अब सीखना क्या है? जैसे मैं अगर आपको कुछ चीजें सिखा रहा हूं तो आपके जीवन में भी वही परिवर्तन होगा। जैसे मैंने ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स शुरू की, क्यों शुरू की? क्योंकि मैं चाहता था मेरे स्टूडेंट्स में आंतरिक परिवर्तन भी हो, वो अच्छे व्यक्ति बने। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक जो चीजें होती हैं आपके आंतरिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं, आंतरिक परिवर्तन को उजागर करती हैं, आपके अंदर परिवर्तन लाती हैं, बाह्य परिवर्तन नहीं लाती, आपके विचारों में परिवर्तन लाती हैं। ये आंतरिक परिवर्तन का आशय किससे होता है? हमारे विचारों में परिवर्तन से ही होता है। शिक्षण प्रक्रियाओं को सिखाने के परिणामों से संबंध। देखिए, शिक्षण प्रक्रियाओं को सिखाने के परिणामों से संबंध। देखिए, अब क्या होता है, अगर कोई प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया का एक परिणाम होगा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से सिखा रहा तो इतना प्रतिशत वो व्यक्ति सीख गया, ये बात कहने का आशय है। उसके बाद आता है सीखने में प्रगति के प्रभावी मूल्यांकन की तकनीकें। अब जो परिणाम आ रहे हैं, जो व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है, उसके मूल्यांकन के भी जो तरीके होंगे कि हाँ भाई हम इस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं तो उस पद्धति के परिणाम जो आ रहे हैं वो कुशल है कि नहीं है, हम इनका भी तो मापन करेंगे। क्या उनका सकारात्मक प्रभाव हो रहा है? यदि हो रहा है तो कितना, ठीक है, और यदि नहीं हो रहा तो कितना नहीं हो रहा, क्या ज्यादा ही प्रभाव नहीं हो रहा? ये सब चीजों का भी मूल्यांकन आवश्यक होता है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण अनुभवों का संतुलन बनाए रखना। ये औपचारिक और अनौपचारिक चीजें जो होती हैं उनमें भी संतुलन स्थापित करती हैं। और समाज शास्त्रीय परिस्थितियों का शिक्षण के दृष्टिकोण पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इसके बाद देखिए आप आगे क्या लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कृषि विस्तार में शैक्षिक मनोविज्ञान का महत्व। ठीक है, शैक्षिक महत्व की बात कर रहे हैं हम। पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि यह शिक्षक को बच्चों के विकासात्मक लक्षणों को समझने में मदद करता है। अब यहाँ विकासात्मक लक्षणों का आशय है कि उसकी मानसिक स्थिति में किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे आप बात करें नर्सरी ए के विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो विद्यार्थी अब नर्सरी ए में कुछ और पढ़ेगा, उसके बाद बी में जाएगा, तो क्या उसमें क्या विकास हुआ, उसकी मानसिक स्थिति में क्या परिवर्तन आए, इस चीज में मदद करता है शिक्षक की वो एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद बात करें कक्षा में होने वाली सिखाने की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। अब कक्षा में कोई क्रियाकलाप चल रहा है, कोई सिखाने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसमें भी ये सहायक होता है कि किस प्रकृति से बच्चों को ये चीज सिखाई जाए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायता करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में क्या मतलब यहाँ से? व्यक्तिगत से मतलब ये है कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो एक समान नहीं होते, कोई जल्दी समझता है, कोई देर में समझता है, कोई समझता ही नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि उनके मानसिक स्तर अलग अलग हैं और एक अध्यापक को इसीलिए अलग अलग तरीकों का भी प्रयोग करना पड़ता है कई बार, ताकि वो अपने सभी स्टूडेंट को साथ लेकर चल सके, ठीक है, और जो भिन्नताएं हैं उन्हें कम किया जा सके। क्योंकि जैसे आप अगर कोई व्यक्ति कम समझ रहा है, उसे दूसरे तरीके से समझाया गया, वो समझ गया, और जो हमारा एक बार में समझने वाला स्टूडेंट है वो भी समझ गया, तो एक समान स्तर पर आ गए। और धीरे धीरे जो ना समझने वाला स्टूडेंट है वो भी ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो भी उस स्टूडेंट की तरह समझना चालू करेगा, और इस तरह हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को कम कर सकेंगे।
उसके बाद करेंगे प्रभावी शिक्षण विधियों को समझने में मदद करता है। अब जो प्रभावी शिक्षण पद्धतियां हैं उन्हें समझने में मदद करता है। देखिए जाहिर सी बात है, आप स्टूडेंट को सिर्फ बेस्ट देना चाहते हैं अपना, ठीक है, तो आप खुद चाहते हैं आप ऐसी पद्धतियां अपनाएं कि एक ही बार में सारे स्टूडेंट समझ जाएं। बच्चों की समस्याओं को पहचानने में सहायक होता है। देखिए समाधान तो तब आप करेंगे ना जब समस्याओं को पहचानेंगे। जब आप बच्चों की समस्याओं को ही नहीं पहचानेंगे तो आप उनकी सहायता क्या करेंगे। तो यही कार्य है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ये बताता है कि बच्चे की समस्याएं क्या हैं। जैसे कि एक आपने तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, जो ईशान नाम का शायद लड़का होता है, उसे कुछ समस्याएं होती हैं, वो साइकोलॉजिकल समस्याएं होती हैं उसे, ठीक है। तो एक अध्यापक के रूप में हमें समझने की आवश्यकता होती है कि क्या समस्याएं हैं इस छात्र की, ताकि हम उसका निदान कर सकें। जो हमारे हीरो थे आमिर खान, उन्होंने उसकी समस्याओं को समझा, तभी उन्होंने निदान किया उसकी समस्याओं को। इसके विपरीत उन लोगों ने, जो अन्य व्यक्ति थे, उन्होंने उसकी समस्या को नहीं समझा। इसी कारण वो उस स्टूडेंट को मूर्ख समझ रहे थे और उसके विशेषताओं से भी वो दूर भाग रहे थे और ना कि उसकी समस्याओं का समाधान कर पा रहे थे। अब बात समझ में आई कि विद्यार्थी की समस्याओं को समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है एक शिक्षक के लिए। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी यानी इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, क्या बच्चा कितना समझदार है, ये सब चीजें जानकारी प्रदान कर देता है हमें। ये पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होता है। अब पाठ्यक्रम से क्या लेना देना इसका? पाठ्यक्रम से लेना देना ये है कि जैसे नर्सरी एक बच्चा है, उसे हम टच की चीजें नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि मानसिक स्तर उसका उस लेवल का नहीं है, ठीक है। तो हम पाठ्यक्रम को छात्रों की मानसिक स्थिति के आधार पर तैयार करते हैं, इसमें ये सहायक होता है। हम जो छात्र मानसिक स्थिति से इंटर के लेवल के होंगे उनके लिए इंटर का कोर्स होगा, जो नर्सरी लेवल के होंगे उनके लिए नर्सरी का कोर्स होगा, ठीक है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार करते हैं एक स्तर बनाए रखने के लिए। उसके बाद आठवां पॉइंट है कि सीखने के परिणामों को मापने में सहायता करता है। अब हमने सिखाने की पद्धतियां अपना ली, बच्चे के बारे में जान लिया, समस्या का समाधान कर लिया, सब कुछ कर तो लिया, लेकिन अगर क्या हो कि हमें पता ही ना चले कि हमने जो सिखाया उसका परिणाम क्या आया, क्या उसका परिणाम सही था, क्या जो हम जितना सिखाना चाह रहे थे उतना बच्चे ने सीखा, तो उसके परिणाम को मापने में भी ये सहायक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कृषि विस्तार में शैक्षिक विज्ञान की भूमिका, शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका यानी रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो पहली चीज जो आ जाती है वो आता है, पहला पॉइंट जो है वो यह है कि यह विस्तार अधिकारियों को शिक्षार्थी की रुचि, अभिवृत्ति और आकांक्षाओं, बुद्धिमत्ता समूह व्यवहार आदि को समझने में मदद करता है। क्या करता है? समझने में मदद करता है, जो सीखने की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए जो हमारे विस्तार अधिकारी होते हैं वो विद्यार्थी की रुचि क्या है ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होती है, अभिवृत्ति क्या है और आकांक्षाएं, उसकी उम्मीदें क्या हैं, उसकी इंटेलिजेंस लेवल यानी बुद्धिमत्ता कैसी है और सामूहिक व्यवहार कैसा है उसका, ये सब समझने में हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें मदद करती है कृषि अधिकारियों की, ठीक है, और किसानों की भी। किसानों की स्थिति, जैसे विद्यार्थियों की चीज़ें बात करें वैसे किसानों की भी मदद कर की साइकोलॉजी समझने में कृषि विस्तार अधिकारियों की मदद करता है ये, ठीक है, ताकि हम सिखाने की प्रक्रिया सरल हो सके। दूसरा रोल देखें अगर हम इसका, तो इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षण और सिखाने की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है। यह शिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद करता है, जिससे विस्तार अधिकारी किसानों को ज्ञान और कौशल सुधार होता है। अब किसान और कृषि विस्तार अधिकारी क्यों रखे जाते हैं? ताकि हम किसानों को अधिक कौशलवान बना सके, उन्हें लाभ प्राप्त करवा सकें, ठीक है। और वो कैसे संभव हो सकेगा? वो कुशल प्रशिक्षण से संभव हो सकेगा, या इसके लिए हमें कार्यक्रम चलाते हैं। और अगर हम ये कह दें इसी तरह कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा।
ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया से ही संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में मदद करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आता है, यह प्रभावित शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्रियों के चयन में मदद करती हैं। जैसे मैंने अभी स्मार्ट बोर्ड वाला और अपना एग्जाम्पल दिया था, जो तरीके बेहतर हैं उनका चयन किया जाए, ये कहती है साइकोलॉजी। अगर किसी को व्यक्ति से मोबाइल पे बात हो करके बात की जा सकती है तो मोबाइल से बात किया जाए, और यदि किसी व्यक्ति से महत्वपूर्ण तरीका यह है कि सामने जाकर बात की जाए तो सामने जाकर बात करनी चाहिए, मोबाइल से बात नहीं करनी चाहिए। अब ये समस्या, ठीक है, तो ये चीज़ें हमें साइकोलॉजी से समझनी होती हैं। और नंबर 4, यह विद्यार्थियों को अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका से अवगत कराता है। ठीक है, ये अनुवांशिकता से भी संबंधित है और पर्यावरण में भी भूमिका निभाता है। आप समझ लीजिए कितना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है इसका। समस्या समाधान की क्षमता विकसित करने में सहायता करता है, जो किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। देखिए, जब आप समस्या से परिचित होते हैं तो आप समाधान 90% ऐसे ही कर देते हैं। जब समस्या पता होती है तो 90% कार्य हमारा यूं ही हो जाता है। ठीक है, तो समाधान क्षमता विकसित करने में भी ये सहायक होता है और किसानों की समस्याओं को दूर करता है। क्यों? क्योंकि ये उसे समाधान प्रदान करता है। उसके बाद यह विस्तार अधिकारियों को यह समझाने में मदद करता है कि किसान पुरानी तकनीकों को छोड़कर नए तकनीकों को अपनाने में झिझकते क्यों हैं और इससे जुड़ी मानसिकता को कैसे बदलें। अब जो हमारे किसान होते हैं वो साधारणतः पुरानी किसानिक पद्धतियों को ही अपनाते हैं, वो नई पद्धतियों को नहीं अपनाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं उन्हें ये समझने में सहायता कर देता है ये कि वे व्यक्ति ऐसा, वो किसान ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, उन्हें ऐसा क्या लगाव है उनसे कि वो पुरानी पद्धतियों को नहीं छोड़ना चाहते, या फिर उन्हें ऐसा कौन सा डर है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि वो प्रेरित कर सके विस्तार अधिकारी किसानों को कि नई तकनीकें अपनाएं किसान। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है, यह किसानों की भावनाओं और मानसिकता को समझने में मदद करता है, जिससे वे नई कृषि तकनीकों को अपनाने से स्वीकार कर सकते हैं। अब देखिए, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बता दी कि क्या अंतिम गोल है कि किसान नई तकनीकों को अपनाएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे कुछ है क्या इसमें। देखिए, आगे तो कुछ नहीं है, बस आगे लेक्चर 18वां लेक्चर इंटेलिजेंस वाला जो है वो जो दे रखा है तो वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ध्यान से करिएगा, कमेंट से रीच बढ़ जाती है चैनल की, वीडियो की, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। स्टूडेंट हैं, प्लीज़ हेल्प करिए, आप जैसा ही स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आप अपनी समस्याएं समझ सकते होंगे खुद। धन्यवाद।